इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? भाषा शिक्षण का सिद्धांत पढ़ रहे थे ना। कितना पॉइंट हम लिखवा चुके थे? 6 तक। नहीं, क्यों? हाँ, प्रकृति अनुसरण का सिद्धांत ये हो गया था ना। ठीक है, नेक्स्ट 7 पॉइंट लिखिएगा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत लिखिएगा। किसी भी बालक को किसी भी बालक को किसी भी कार्य में दक्ष किया जा सकता है। दक्ष, किसी भी बालक को किसी भी कार्य में दक्ष किया जा सकता है। दक्ष करना मतलब ये क्या कहते हैं उसको, लायक बनाना, उसको उस क्षेत्र में विशेष बनाना। ठीक है, दक्ष किया जा सकता है यदि उसे किसी के द्वारा अभिप्रेरित या उत्प्रेरित किया जाए। हाँ, उत्प्रेरित, अभिप्रेरित या उत्प्रेरित किया जाए पूर्ण विराम। यही बात भाषा सीखने पर भी लागू होती है। यदि आप बालक को संस्कृत, अंग्रेजी या हिंदी आदि में से किसी भी भाषा को सिखाना चाहते हैं, तो आप किसी भी विषय वस्तु को सिखाने के लिए बालक को प्रेरित करें। बालक अवश्य ही सीख जाएगा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है,
इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी भी बालक को कुछ भी सिखाने के लिए आप किस तरीके से उसको प्रेरित करते हैं या फिर मोटिवेट करते हैं, ठीक है। किस तरीके से आप उसको मोटिवेट कीजिएगा कि बालकों का उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट जगेगा। और अगर कोई भी बालक उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट जगा लेता है तो फिर वो आसानी से उस चीज़ को सीख सकता है। अब उसको हम लोग उत्प्रेरित करने के लिए आप उसके बारे में बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ सीखोगे तो तुम क्या आगे तुम्हारे क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है। या फिर ऐसा कुछ उदाहरण आप उसको दे सकते हैं कि देखो इस तरीके से उसने ये चीज़ को सीखा है तो वो कितना आगे बढ़ा है। या फिर उसको इस तरीके का इंटरेस्टिंग उदाहरण दीजिए, ताकि क्या हो कि बच्चों को उस सब्जेक्ट को लेकर, उस विषय को लेकर उसके अंदर क्या हो, इंटरेस्ट जगे, मोटिवेशन जगे। कि मोटिवेशन हो जाएगा, कि वो मोटिवेट हो जाएगा, इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाएगा तो वो क्या होगा, उस चीज़ को जानने के प्रति, सीखने के प्रति उत्प्रेरित हो जाएगा, इच्छुक हो जाएगा। तब जाकर क्या होगा कि आपको उस चीज़ को लेकर अब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम विषय वस्तु को सिखा रहे हैं, लेकिन हम विषय वस्तु को सिखाने के लिए या भाषा, इसमें बोला गया भाषा सिखाने का बात, तो भाषा सिखाने के लिए आप डायरेक्ट अगर ये स्टार्ट करते हैं कि भाषा का कहाँ से जन्म हुआ है, कैसे हुआ, इस तरीके से तो हम बच्चों को भाषा नहीं सिखा सकते। बच्चों को भाषा सिखाने के लिए क्या होगा कि आपको पहले उनको मोटिवेट करना होगा, उनको बताना होगा कि अगर आप भाषा सीखते हो तो क्या चीज़ हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है। अगर आप भाषा सीखते हैं तो कितने लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं, कितने विषय वस्तुओं को जान सकते हैं। तो इस तरीके की अगर चीज़ों को पहले बता दिया जाए, यानी उनको मोटिवेट कर दिया जाए, तो वो बच्चे आसानी से क्या होगा, उस विषय वस्तु या भाषा या कोई भी टॉपिक अगर उसको सिखाना होगा तो उसको सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप विषय वस्तु को पकड़कर और उसी चीज़ को खाली बताने लगिएगा या फिर रटाने लगिएगा तो वो उसको सीखने में क्या होगा, परेशानी होगा। वो उस चीज़ को उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं सीखेगा जितना वो मोटिवेट होकर सीखेगा। हम लोग अपने लाइफ में ये चीज़ देखते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ करने के लिए, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, इच्छा शक्ति, आप उसको चीज़ के लिए प्रेरित है, तो आप वो चीज़ को करने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। वो स्वयं आप करना चाहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ इसका लाभ क्या है, इसका हानि क्या है, अगर हम कर रहे हैं तो इससे हमको क्या फ़ायदा है, और नहीं करेंगे तो मेरा क्या नुकसान है। तो उसी प्रकार लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग को दूसरे तरीके सिखाना होगा, क्योंकि वो विषय वस्तु को उतना अच्छा से उसको लोग का पकड़ नहीं है ना, तो उसको आप किताबी ज्ञान नहीं दे सकते। उसको इस तरीके का मोटिवेशन देना है ताकि वो बच्चों को आसानी से वो विषय वस्तु समझ में आए, ठीक है। तो ये है आपका क्या, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, कि हम बच्चों को अभिप्रेरित करके कोई भी भाषा या विषय को सिखाने में उसको मदद करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत 8वां पॉइंट। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ठीक है। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण यानी नकल करना। लिखिएगा, एक बालक सामान्य रूप से अनुकरण करके अपनी मातृभाषा सरलता से सीखता है। इस तरह हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत भाषा को इस सिद्धांत के द्वारा सिखाया जाना चाहिए।
इस सिद्धांत के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। अनुकरण करके बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। अनुकरण करके बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। शर्त यह है कि शिक्षक स्वयं उस भाषा में दक्ष हो एवं वह स्वयं भाषा का प्रयोग सदैव करता हो। अनुकरण मतलब बताया गया नकल करना, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि बालक सामान्य रूप से अनुकरण करके अपनी मातृभाषा को सरलता से सीखता है, ठीक है। क्योंकि उस अनुकरण उसके लिए इतना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जिस माहौल में रहता है, अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, परिवार वालों को वो भाषा का प्रयोग करते हुए देखता है, तो उसी आधार पर क्या करता है, वो अपनी मातृभाषा को आसानी से सीख जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि बच्चे के लिए जो है वो अनुकरण बहुत ही आसान होता है। वो बहुत इजीली क्या होता है, कोई भी चीज़ नकल करके सीखता है। बच्चों को देखिएगा तो उसके अंदर नकल करने का बहुत अच्छा गुण होता है। आप देखिएगा कि आप विद्यालय में अगर पढ़ने जाता है स्टार्टिंग में नया नया, तो आप उससे कुछ पूछिएगा बच्चों से कि क्लास में क्या हो रहा था, शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, तो बच्चों आपको नकल करके बताएंगे कि ये टीचर ऐसे बताता है या फिर वैसे बताता है, या किसी की नकल करना, ये सारे चीज़ बच्चे में बहुत आसान होता है स्टार्टिंग की प्रवृत्ति में, प्रारंभिक एज में। तो यही बताएगा कि अनुकरण करके बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। तो इसमें ये भी बोला गया है कि लेकिन अनुकरण बच्चा तब करेगा जब कोई भी भाषा सिखाने के लिए जो भी शिक्षक होगा वो खुद उस भाषा में दक्ष होगा। दक्ष होना यानी प्रवीण होना, उस भाषा की जानकारी रखने वाला होना। अगर मैं हिंदी सिखा रही हूँ किसी बच्चे को तो मुझे वो भाषा बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, या संस्कृत सिखा रही हूँ, अंग्रेजी सिखा रही हूँ, या फिर कोई अन्य भाषा सिखा रही हूँ, तो शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए कि उस भाषा का जानकार होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये भी होना चाहिए कि वो शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा का प्रयोग करता हो अपने बोलचाल में और अपने क्या है लिखने में भी, तभी बच्चों को वो भाषा इजीली नकल करने में क्या होगा, नकल करेगा वो बच्चा। लेकिन अगर आप बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है, या फिर आप खुद उस भाषा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रख सकते हैं, तो बच्चे उस चीज़ों को नकल नहीं कर सकते हैं उतना आसान से, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज होने वाला है कि शिक्षक कभी हिंदी बोल रहा है, कभी इंग्लिश बोल रहा है, कभी हिंदी में लिख रहे हैं, कभी इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो वो आप उसको उस भाषा को नहीं सिखा पाइएगा। तो कोई भी भाषा सिखाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उस भाषा के जानकारी पूर्ण रूप से हो और उसी भाषा का प्रयोग वो ज़्यादा से ज़्यादा करे, फिर चाहे आपसी बातचीत के लिए करे, चाहे लिखने के लिए करे, या फिर नॉर्मल या फिर कहीं भी बाहर में भी अगर बच्चे उसे देखें तो वो फिर उसी भाषा का प्रयोग करता हुआ नज़र आना चाहिए। तभी बच्चे जो क्या करेंगे उसका नकल करके उस भाषा का सीखेंगे, क्योंकि नकल करना वहाँ पर किस तौर पर होता है, वो शिक्षक को अगर लिखते हुए देखेगा कि वो इस भाषा को लिख रहा है तो किस तरीके से लिख रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देगा, वो किस तरीके से बोल रहे हैं इस पर ज़्यादा ध्यान देगा। अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं और मेरी ही वर्तनी अशुद्ध है, मुझे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान नहीं है, मैं लड़की के जगह में लड़का बना रही हूँ, वह जा रही है जैसे मोहन जा रही है करती हूँ, तो इस तरीके का क्या है, मैं तो खुद गलत बोल रही हूँ। तो बच्चे अगर मेरा अनुकरण करेंगे तो वो क्या सीखेंगे, खुद गलत ही सीखेंगे वो, क्योंकि उसको अनुकरण से ही सीखना है। अगर अनुकरण से वो सीख रहा है तो गलत ही सीख रहा है। और मैं बोल रही हूँ ये और लिख रही हूँ कुछ और, तो इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन है ना, तो उसको तो सही भाषा का ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। लिख रही हूँ मोहन जा रही हूँ मैंने बोला है, और लिखने के समय में लिखा है मैंने क्या, मोहन जा रहा है, तो उसको इस बात का कन्फ्यूजन है कि वो रही है कि रहा है, वो लिखने में क्या है और बोलने में क्या है। तो शिक्षक को चाहिए कि उस भाषा की दक्षता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ वो उस भाषा को
प्रयोग भी करे अपने अच्छे से, और उसको बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित भी करे। आप नकल करने के लिए कहेगा तो बच्चा आपका नकल करेगा। आप अगर एक लाइन बोलिएगा कि हाँ आप इसको दोहराइए, तो बच्चे आपके नकल कैसे करेंगे? अगर आप शुद्ध बोलिएगा तभी आपका नकल करेंगे ना। छोटे छोटे बच्चों को कैसे सिखाया जाता था? कोई भी एक इस तरह का रहता ना, ताला माला, इस तरीके के जो शब्द रहते, दो शब्दों वाले रहते थे, सॉरी दो अक्षरों वाले, तीन अक्षरों वाले, इस तरीके के आकार वाले, इकार वाले, तो वैसे शब्दों को बार बार बोला जाता था कहने के लिए। उस तरीके को बोलने के लिए भी उन लोग का बोलने का भी प्रैक्टिस होता था, और क्या होता था, लिखने का भी प्रैक्टिस होता था। हम लोग के समय में क्या होता था कि ऐसे दिया गया और उसको क्या है, 5 पेज आपको लिख कर आना है, 4 पेज लिख कर आना है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं नकल ही तो है ना कि आप उसको लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका बोलनी भी शुद्ध हो रहा है और आपका क्या कहते हैं, लिखित जो होता है वो भी शुद्ध होगा, दोनों ही शुद्ध होने वाला है। नेक्स्ट लिखिएगा, अवसर प्रदान कर सिखाने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटीज। लिखिए, बालक भाषा या भाषा की किसी विषय वस्तु को, बालक भाषा या भाषा की किसी विषय वस्तु को शीघ्र सीखने का प्रयत्न करता है, शीघ्र सीखने का प्रयत्न करता है यदि उसे पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, यदि उसे पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। शिक्षक को अपनी कक्षा में अपनी कक्षा में अपनी मातृभाषा में बोलने का पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को अपनी कक्षा में अपनी मातृभाषा में बोलने का पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए, एवं उस भाषा से अंग्रेजी या हिंदी भाषा या भाषा की अंग्रेजी या हिंदी भाषा या भाषा की किसी विषय वस्तु को शीघ्र सीखने का प्रयत्न करता है। शीघ्र, हाँ, भाषा को शीघ्र, सॉरी भाषा की किसी विषय वस्तु को, भाषा की किसी विषय वस्तु को शीघ्र सीखने का प्रयत्न करता है यदि उसे पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, पूर्ण विराम, यदि उसे पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं।
ठीक है, हो गया। इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटीज, अवसर। अवसर का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? अवसर देना मतलब बोलने का मौका देना। तो ये जो पॉइंट है, सिद्धांत है, अवसर प्रदान कर सिखाने का सिद्धांत। हम कोई चीज़ अगर सिखा रहे हैं और स्वयं सिर्फ बोल कर रहते हैं और सिर्फ बच्चों से इतना ही पूछते हैं कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, वो बस हाँ या ना में जवाब देता है। लेकिन अगर मैं बच्चों को किसी प्रकार से कोई भी चीज़ का अवसर नहीं दूंगी, उसे बोलने का अवसर नहीं दूंगी, उसे समझाने का अवसर नहीं दूंगी, तो क्या बालक को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात का हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इस सिद्धांत के माध्यम से ये कहा गया है कि हमें बच्चों को सिखाने के लिए क्या है कि आप उसको बताइए, साथ साथ उसको बोलने का मौका भी दीजिए। दूसरा, इसमें एक चीज़ बताया गया है कि ये भी बोलने का मौका देना चाहिए कि वो उसकी मातृभाषा क्या है। आप किसी भी बच्चे को डायरेक्टली सिखा नहीं पाइएगा जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसमें गलतियां कहाँ हो रही है। ये बात हमने पहले भी कक्षा में क्लास में बताया था कि जिसकी मातृभाषा तो हिंदी है या फिर अंग्रेजी है, तो उसके लिए वो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम क्लास के लिए कंफर्टेबल है कि मेरी भाषा हिंदी है, तो मैं अगर स्कूल में जाता हूँ तो मुझे भाषा समझने में दिक्कत नहीं होगा, बातचीत करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरी भाषा भी वही है। लेकिन जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है या जिसकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, तो उन लोगों को तो वो भाषा समझने में असुविधा होगी। और अगर हम बच्चों को कक्षा में बोलने का मौका नहीं देते हैं, कुछ भी चीज़ पढ़ने का मौका नहीं देते हैं, तो ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चे के अंदर कहाँ कमी है? पता कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि उस बच्चे की मातृभाषा क्या है। हो सकता है वो बंगाली बोलता, हो सकता है वो संथाली बोलता, और हमको क्या है, उसको हिंदी सिखाना है। तो हिंदी सिखाने के लिए क्या चाहिए? आप हिंदी डायरेक्ट उसके ऊपर थोप नहीं सकते। पहले आप उसको पढ़ाइए नहीं भी तो कम से कम उसको बोलने तो दीजिए। आप उससे बातचीत भी कीजिएगा तो क्या है कि बच्चों को पता चलेगा, शिक्षक को पता चलेगा कि वो किस भाषा में बात कर रहा है और उसमें हमको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बच्चों को सिखाने के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि साधारण तौर पर जो बच्चे दूसरी भाषा से हिंदी सीखने के लिए आ रहे हैं या अंग्रेजी सीखने के लिए आ रहे हैं, हमको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हम लोग सब हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम में कोई है इस क्लास में इंग्लिश मीडियम वाले? नहीं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, ठीक है। हम लोगों के लिए अंग्रेजी विषय जो एक सब्जेक्ट रहता था वो कठिन होता था ना? क्यों होता था? कुछ कठिन इसलिए होता था, बचपन से हम लोग भी पढ़े हैं, लेकिन वो क्या एडॉप्टेड है ना, हम लोगों ने उसको ग्रहण किया है। हम लोग को पहले से वो भाषा नहीं आती थी, लेकिन उसको सीखने के लिए हम लोग को बहुत कुछ जानना पड़ा, उसका व्याकरण अलग से जानना पड़ा। तब भी हम लोग आज क्या होता है, इंग्लिश क्या उतने फ्लुएंटली से बोल पाते हैं जितना हिंदी बोल पाते हैं, या आप अपनी मातृभाषा बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते, क्योंकि वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया, उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने नहीं सीखा। लेकिन ये अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइएगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों से थोड़ा सा अच्छा उन लोगों का इंग्लिश होता है और उसको वो सीखते हैं। लेकिन कमियां वहाँ भी हो रही है। क्या? सीख तो ले रहे हैं वो, लेकिन घर के आसपास का माहौल क्या है? हिंदी में ही बात कर रहे हैं, अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं। तो बच्चों को या फिर जो उस भाषा को सीख रहे हैं उनको वो बोलने का मौका नहीं मिलता है। डायरेक्ट बोलने का मौका कब मिलेगा? जॉब पे जाइएगा तब, जब आप उस तरीके का कंपनी चूज कर रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको इंग्लिश भाषा में बात करना है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं होने से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, वो चीज़ आपके अंदर उतना कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो वो चीज़ की वजह से भी वो के अंदर वो चीज़ वो डेवलप नहीं हो पाता। आप स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, घर आके हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा को लिए ये दिक्कत नहीं है। हिंदी भाषा अगर आप हम लोग पढ़ रहे हैं, घर में भी वही बात कर रहे हैं, या थोड़ा मोड़ा दूसरा लैंग्वेज है यानी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, फिर भी ये हिंदी हम लोग आसानी से बोल लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग के अंदर पहले से ही है। वैसे आप विदेशों में देखिएगा, जहाँ का भाषा अंग्रेजी है या फिर कहीं का भाषा फ्रेंच है, तो वो लोग क्या है, वो लोग को जन्म से प्राप्त है ना, जन्म हुआ, वहाँ का माहौल वैसा है, तो वो लोग सीख लिया। वहाँ झाड़ू देने वाला भी इंग्लिश बोल रहा है, कचरा उठाने वाला भी इंग्लिश बोल रहा है, वो लोगों के लिए बड़ा बात नहीं है। लेकिन वही आप उन लोगों को हिंदी बोलने के लिए देखिएगा तो उन लोगों का भाषा को आपको नजर आएगा कैसे बोलते हुए सुने ही होंगे ना। अंग्रेजों को हिंदी बोलते सुने हैं ना जी, कहीं भी न्यूज़ में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, रील्स में आ रहा है, कहीं ना कहीं तो आ रहा है। तो उन लोगों का वो चीज़ ब्रेक होता है, तोड़ तोड़ के बोलते हैं। वैसे हम लोग भी इंग्लिश उस तरह से तोड़ तोड़ से बोलते हैं।
तो मेरा कहना ये है कि अगर हम बच्चों को ये चीज़ नहीं जान रहे हैं कि बच्चे कौन सी भाषा पहले से जान रहे हैं और उसको हमको पता ही नहीं है, तो हम उसको कैसे सिखाएंगे, और किस पे ज़्यादा ध्यान देना है किस पे कम ध्यान देना है। इसको क ख ग घ आता है पहले से, क्योंकि ये हिंदी जान रहा है, इसको क ख ग घ सिखाना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये हिंदी नहीं जान रहा है। तो इसको हम पे ज़्यादा ध्यान देने का अवसर है ना, तो इनको पहले हमसे बात करेगा, हमको बोलेगा और हम इसको बोलने का मौका देंगे। कोई के टीचर्स क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को कंफर्टेबल फील नहीं कराते हैं। आप डराइएगा धमकाइएगा तो बच्चे आपसे सिर्फ डरेंगे, और डर के वो बस उतना ही करेंगे, वो कभी खुल के आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेंगे। बोलेंगे क्या कि मैडम ये चीज़ हमको दिक्कत हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि हम बच्चों के सामने उस तरीके से अपना छाप नहीं छोड़े। आप उसके सामने बनिएगा एकदम कठोर, तो बच्चे आपके सामने डर के मारे कुछ बोलेंगे नहीं। आप जितना पढ़ाइएगा सिखाइएगा बस उतना ही वो जान रहा है। जो तो आसानी से सीख जा रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थोड़ा मंद बुद्धि है, थोड़ा सा स्लो लर्नर है, तो वो धीरे धीरे सीखेगा ना। तो आप उस पर भी दबाव डालिएगा, आपको नहीं पता कि वो बच्चा कैसा है, तो ऐसा करने से नहीं होता। शिक्षक को चाहिए क्या, शिक्षकों का गुण बताया गया है ना, लचीला होना चाहिए ना। अब वो सर जब पढ़ाते थे तो बोलते थे ना कि बच्चा अगर गलती करता है तो क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देना चाहिए या फिर सारे क्लास में उसको कूट देना चाहिए। ऐसा तो नहीं करना है। बच्चों को देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 6 to 8 की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा सा आ जाता है और वो बोलने लगते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के साथ आप वैसा नहीं कर सकते, और उनको आप डरा धमका के समझा भी नहीं सकते। उनको समझाने के लिए आपको नए तरीके, प्यार से बात करना होगा, समझाना होगा, लोभ दिखाना होगा, लालच दिखाना होगा, तब जाके ही बच्चे उस चीज़ को सीख पाएंगे। तो ये समझ में आया। अवसर प्रदान मतलब आप उनको मौका दीजिए बोलने का, लिखने का, करने का, ड्राइंग का, जो भी चीज़ है, तब जाकर क्या है हमको पता चलेगा कि वो कहाँ पर क्या दिक्कत आ रहा है, देन हम उसको उस भाषा को सिखा पाएंगे या समझा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं। अगला है परिस्थिति निर्मित कर सिखाने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग सिचुएशन फॉर लर्निंग। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि शिक्षक किसी भाषा को सिखाना चाहता है तो किसी भाषा को, इस सिद्धांत के अनुसार यदि शिक्षक किसी भाषा को सिखाना चाहता है तो उसे अपने विद्यालय में भाषा ग्रहण करने से संबंधित परिस्थितियां निर्माण करना होगा ताकि बालक भाषा को सीख सके, मातृभाषा बालक आसानी से सीख लेता है। मातृभाषा बालक आसानी से सीख लेता है क्योंकि घर में इस तरह की परिस्थितियां होती है। क्योंकि घर में
इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। घर की अनेक वस्तुओं के बारे में भी घर के अनेक वस्तुओं के बारे में घर के अनेक वस्तुओं के बारे में सदस्य अपने भाव व्यक्त करते हैं। सदस्य अपने भाव व्यक्त करते हैं। बालक भी उनका अनुकरण करके अपना संप्रेषण करना शुरू कर देता है। उनका अनुकरण करके अपना संप्रेषण करना शुरू कर देता है। हो गया। ये पॉइंट समझ में आया? मतलब ये है कि अगर हमको बालक को कोई भी भाषा सिखाना है तो हमको उस भाषा सिखाने के लिए उस तरह की परिस्थितियाँ बनानी होंगी ताकि बच्चे उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम हिंदी भाषा बालक को सिखाना चाह रहे हैं, तो बालक को सिखाने के लिए हम एक शिक्षक के तौर पर अपनी कक्षा में क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि बच्चे को उस तरीके मतलब किस तरह की परिस्थितियां निर्माण करेंगे कि बच्चे उस भाषा को आसानी से सीखेंगे? आप कक्षा में वर्ण संबंधी जो भी वर्णों का लिखा हुआ एक चार्ट आता है, आप कक्षा में उसको टांग सकते हैं। या फिर पक्षियों का नाम, फलों का नाम, इस तरीके का। या फिर आप मान लीजिए एक वृक्ष बना देते हैं, उसके पार्ट्स का नाम। अगर आप कोई बॉडी बना रहे हैं, शरीर बना रहे हैं, तो उसके अंगों का नाम। इस तरीके का फिगर अगर आप अपने कक्षा में लगा रहे हैं तो वो क्या है, बच्चे को अंदर वो परिस्थितियां मिल रही है कि वो क्लास में जब आता है तो वो क्या देख रहा है कि इतने सारे क्लास में लगे हुए हैं, वो पोस्टर है, चाहे बोर्ड है, चाहे आप अपनी कक्षा में अपने बोर्ड को उस तरीके से सुसज्जित करके रखिए, तो क्या बच्चे का ध्यान उस पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आकर्षक लगता है। और ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल तरीके से, हम पहले ही बोले कि बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग को तरीके ऐसे ढूंढना होगा कि बच्चा को वो आकर्षक लगे। आप सिर्फ क ख ग घ लिख के रख दीजिएगा तो बच्चों का ध्यान उधर नहीं जाएगा, लेकिन उसमें कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसा कुछ कार्टून टाइप का बना हुआ है या फिर इस तरीके का कुछ बना हुआ है, तो बच्चों का ध्यान उधर जाएगा। या खेलने कूदने की वस्तुएं जो होती है उस पर अगर उस तरीके का ज्ञान है, लिखा गया है, तो क्या होगा कि बच्चों को ये परिस्थितियां लगेंगी कि नहीं, इस भाषा को सीखने के लिए वहाँ पर ऐसा किया जा रहा है, बोर्ड में भी वैसा किया जा रहा है। साथ ही साथ क्या होगा कि बच्चों से ज़्यादा आप उस भाषा में क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बच्चों को वार्तालाप। देखिए ये भाषा ज्ञान कब कब आता है, भाषा ज्ञान कब कर सकते हैं, बच्चों को भाषा का ज्ञान आप कब करवा सकते हैं, कितनी कक्षा से? 1 से। नर्सरी से तो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त बच्चों को पता नहीं है कि भाषा क्या है। उसको आप ये नहीं बोलेगा कि हिंदी पढ़ रहे हो, उसको बोलेगा चलो क ख ग घ पढ़ो, आ पढ़ो। उसको नहीं पता कि वो कौन सी भाषा पढ़ रहा है, उसको सिर्फ पता है अक्षर, उसको पता है वर्ण। तो उसको ये नहीं पता कि वो भाषा सीख रहा है, उस वक्त वो सिर्फ अक्षरों को सीखता है, वर्णों को सीखता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये सब चीज़ों को पार कर जाते हैं, जब वो वाक्य बनाना सीख जाता है, जब वो रीडिंग करना सीखता है, तब जाकर बच्चा क्या होगा, भाषा सीखता है। ऐसे वो भाषा नहीं सीखेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं, भले ही आप उसको पढ़ा रहे हैं लेकिन वो उस वक्त भाषा नहीं सीखेगा। वो उस वक्त बस समझेगा कि हमको एक चीज़ है जो बताया जा रहा है। आप गणित पढ़ा रहे हैं तो वो सीखेगा कि हमको 1 2 पढ़ाया जाता है। इंग्लिश सिखा रहे हैं तो क्या सीखेगा कि ABCD पढ़ाया जा रहा है। उसको ये नहीं पता है कि उसको भाषा सिखाया जा रहा है। और एग्जैक्टली भाषा हम कब सिखाते हैं? व्याकरण। भाषा सिखाने का अर्थ होता है उसको, उस बच्चे को उस विषय का व्याकरण सिखाना। और व्याकरण हम लोग कब से सीखते हैं? 3 4 क्लास में आई थिंक रहता है व्याकरण की किताब,
उस समय से हम उन लोगों को व्याकरण सिखाते हैं कि इसको वर्ण कहा जाता है, इसको अक्षर कहा जाता है, इसको शब्द कहा जाता है, ये वाक्य है, ये संधि है। जैसे जैसे ये ऊपरी कक्षा में जाता है तब उसको पता है कि मतलब भाषा क्या चीज़ है, हिंदी भाषा क्या है, अपने व्याकरण होती है, व्याकरण के अंदर इतने सारे विषय वस्तु हैं, तब वो सीखता है। तो उस समय बच्चों को सिखाने के लिए, भाषा सिखाने के लिए हम लोग को ये भी चाहिए होता है कि आप बच्चों को कुछ विषय वस्तु दीजिए, वो उसमें वार्तालाप करे, आपस में वार्तालाप करे, और आप देखिए कि वो क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है। तो हमको ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होगा कि हम बच्चों को उस तरीके का भाषा सिखा सके, उस भाषा के विषय में जानकारी दे सके। होता है ना व्याकरण में बहुत सारा चीज़ होता है जो इंटरेस्टिंग होता है। आप बच्चों को वर्ड गेम खिलाइए ना, अक्षरों का जो गेम होता है वो खिलाइए, वो बच्चों उसको भी खेल के क्या होगा, एक तरह से आप क्या है, आप एक गेम भी करवा रहे हैं और बच्चे उस भाषा को सीख भी रहे हैं। उसमें क्या होता है, गेम में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं क्योंकि उसको वो बोर लगेगा ही नहीं। आप अगर सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो उसको बोरिंग लगेगा, लेकिन आप सिखाइए इस तरीके से तो देखिएगा कि वो होगा ऐसा ही। और दूसरा क्या होता है कि सैटरडे को मोस्टली क्या होता है, बहुत से स्कूलों में भी ऐसा होता है, एक्टिविटी होता है। तो एक्टिविटी में भी आप ऐसी एक्टिविटीज़ कराइए ताकि वो बच्चों को क्या लगे कि सीखे भी उससे और सिर्फ उसका माइंड भी हल्का हो। जैसे होता है ना कि कई बार जैसे गर्मियों के समय में क्या होता है, स्कूल में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि 1 या 2 पीरियड्स ऐसे होते हैं जो बाहर खेलकूद के लिए भेजा जा रहा है, अदरवाइज आपको क्लास में ही रहना है। मतलब वीक का बात करें, वीकेंड का बात करें, मोस्टली सैटरडे को। अब बच्चों का भी पढ़ने का मन नहीं है तो क्या करवाएगा, बच्चों को ज़बरदस्ती आप पढ़ा भी नहीं सकते। पढ़ाइएगा तो आप तो पढ़ा दिए, बच्चे नहीं समझ रहे हैं, ये तो फिर वही होगा कि आप पढ़ा दिए लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। तो उस दौरान आप कर सकते हैं ना कि कक्षा के अंदर इंडोर ही आप ऐसी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जिसके द्वारा बच्चे कुछ चीज़ सीख रहे हैं। तो परिस्थितियों को ऐसा बनाना पड़ता है ताकि वो सीखे। ऐसा नहीं है कि पीटी टीचर ही पीटी करा रहा है तो बच्चे सीख रहे हैं खेलने कूदने का। आप अगर एक शिक्षक हैं और हिंदी विषय है या फिर मान लीजिए अंग्रेजी है या फिर कोई और विषय का शिक्षक है, तो आप अपने विषय को पढ़ाने के लिए आपको उस चीज़ को क्लास में ऐसे क्रिएट करना होगा कि बच्चे उसको सीखे, आसानी से सीखे, और उस पर आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डरा के सिखाइएगा तो बच्चे कभी भी नहीं सीखेंगे। बच्चों के साथ तो ऐसा ही है, बड़ों को आप डरा भी सकते हैं, बच्चों को तो नहीं डरा सकते। छोटे बच्चों को डरा सकते हैं क्या? उनको किसी चीज़ का डर है? नहीं, आजकल के बच्चों को तो और भी नहीं है। हम लोग तो डरते थे भाई, बाहर मत जाना, पकड़ने वाला आएगा उठा के ले जाएगा, है ना। आज वो टीचर आ रहा है, स्कूल टीचर आ रहा है, घर में दुबक के बैठ जाओ। हम लोग को तो विद्या मंदिर से जो जो पढ़ा है वो जानते ही होगा, अगर कोई पढ़ा है तो। क्लास 3 महीना में क्लास टीचर आते थे घर पे, और हर मतलब जो क्लास टीचर रहते सबके घर पे आएंगे, स्टूडेंट के घर में, हर 3 महीना में, शायद 3 महीना में, है ना। और यहाँ घाटशिला वाले में, हाँ, और उसमें भी क्लास टीचर आ रहा है, सबसे पहले बैठाइए घर पे। हम लोग का तो हालत ख़राब है, हम लोग पर्दा के पीछे छुप छुप के देख रहे हैं। एक तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता था भाई, सुबह 10 बजे 9:30 बजे क्लास स्कूल जाइए, 4 बजे आप घर आइए, 4 बजे तो छुट्टी होता था, घर पहुँचते पहुँचते 4:30 बजे आप लोग खाना खाइएगा, चाहे बच्चों क्या खाना भी नहीं खा रहा, हाथ पर धोया नहीं धोया, खेलने का सुर है, खेलने चला गया। फिर 6 बजे से पता चला ट्यूशन है, 6 से 8 बजे से ट्यूशन पढ़ रहे हैं आप, और उसके बाद ही पता चला, और ऊपर से किसी दिन टीचर पहुंच गया, और संडे के दिन पहुंच गया तो और ऐसे ही है। और घर से तो इतना कंप्लेन घर में आएगा, मम्मी पापा लोग वैसे ही पूरा, और पूछेगा पढ़ाई करती है घर में? नहीं, ये लोग अपने से तो एकदम नहीं पढ़ती है। क्या करती है? ट्यूशन, खाली ट्यूशन पढ़ेगा, अपने से कुछ नहीं पढ़ेगा। स्कूल जाते समय माँ पिताजी को प्रणाम करती हो? बोले ये अलग ही है, स्कूल जाते समय पैर छू के जाइए। दूसरा ये है कि रूटीन बना हुआ है, रूटीन बना रहता था लेकिन फॉलो कभी नहीं हो रहा है वो चीज़ें। और ऊपर से कोई कोई टीचर्स ऐसे होते थे कि आपके घर में जो चीज़ हुआ, अगर आपको डांट पड़ रहा है, दूसरे दिन स्कूल में जाएंगे तो बोलेंगे कि इस बालक के घर गए थे, यहाँ से ऐसा ऐसा बोला गया, ऐसा ऐसा सुनाया गया, तो आप पूरे क्लास में आप भी इंसल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो ये सारा चीज़ होता था। और दूसरा टीचर्स आ रहे हैं तो खा भी रहे हैं, घर में नाश्ता पानी सब तो मिल ही रहा है। तो ये सबके घर, कुछ कुछ टीचर्स तो ऐसे होते थे, डिमांड रहता था तुम्हारे घर आएंगे तो ये खिलाना वाला, हाँ, तो ये सारा चीज़ होता था। तो टीचर्स को ऐसा होना चाहिए कि, होता ना कोई कोई टीचर्स ऐसा जिसको लगे अरे यार क्यों ही आ रहे हैं घर, एकदम अच्छा ही नहीं लगता है इनके टीचर्स के क्लास में,
और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनका आपको क्लास भी अच्छा लगेगा और जिनके बाहर भी आप पर्सनली मिल रहे हैं तो उनसे क्या बात करने को इच्छा करेगा। कुछ कुछ टीचर्स अभी तो हमको बहुत सारा मिलता है तो हम तो ऐसी साइड देख लेते हैं, मतलब पहचानेंगे नहीं क्योंकि वो दौर ही अलग था, वो अच्छा। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं शिक्षक जिनको मिलते हैं तो हम लोग बातचीत आपस में करते हैं, अच्छा जान पहचाने। तो टीचर्स को ऐसा ही होना चाहिए। 1 मिनट। हाँ हाँ, आधा घंटा। आधा घंटा। स्कूटी मेरे पास नहीं है, सोनी के पास है। अब गई ये ड्रेस टाइट कराने मोह भंडार। क्या काम है तेरे को? अब जाओ दूसरा गाड़ी लेकर। चल ठीक है, हम क्लास करा रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अभ्यास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। बालक किसी भी भाषा को अभ्यास के द्वारा बालक किसी भी भाषा को अभ्यास के द्वारा बड़ी आसानी से सीख सकता है। यदि शिक्षक भाषा की अलग अलग विषय वस्तु हेतु अभ्यास के लिए बालकों को कार्य दे। अभ्यास के लिए बालकों को कार्य दे। यदि अंग्रेजी या संस्कृत भाषा सिखाना हो, यदि अंग्रेजी या संस्कृत भाषा सिखाना हो तो बालक को अपने दैनिक जीवन में इन भाषाओं के वाक्यों को बोलकर भाषाओं के वाक्यों को बोलकर अभ्यास कार्य कर आसानी से सिखाया जा सकता है। आसानी से सिखाया जा सकता है। हो गया। अभ्यास यानी एक्सरसाइज, इसका दूसरा रूप अगर बोल सकते हैं तो जो होमवर्क हुआ वो क्या हुआ? अभ्यास। कहीं ना कहीं टीचर्स अगर आप क्लास में कुछ होमवर्क दे रहे हैं कि इसको घर से करके आना है तो ये क्या है? आपके लिए अभ्यास कार्य ही है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि बच्चों को आप अभ्यास के तौर पर जिस भाषा को सिखाना चाहते हैं आप ऐसा उसको कुछ दीजिए कि वो उसका अभ्यास करे और सीख जाए। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि संस्कृत या अंग्रेजी सिखाना है तो बच्चों को बोलिए कि वो घर पर रहे तो उसी भाषा में क्या करे? बात करे, ताकि वो उस भाषा को आसानी से सीख जाए। ये कहने के लिए आसान होता है, करने के लिए मुश्किल। क्यों? इंग्लिश हम बोल रहे हैं ना, मेरा घर वाला थोड़ी बोलता है क्या? संस्कृत हम बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं क्या? तो आप घर में बात कीजिएगा, किससे बात कीजिएगा? मम्मी पापा से इंग्लिश में बात कीजिएगा? नहीं कीजिएगा।
ये मैं भी अब के जनरेशन में आगे हो, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो तो इंग्लिश सिखाने के लिए उतना दिक्कत नहीं है कि आपसे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप उनका जवाब दे रहे हैं। लेकिन पहले के समय में क्या है कि आपके माता पिता, मोस्टली देखिएगा कि पहले के समय में शिक्षा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बहुत कम लोग ही आपको शिक्षित नज़र आएंगे, और शिक्षित नज़र भी आएंगे तो इंग्लिश को लेकर उतना ज़्यादा जागरूक नहीं है। तो हम लोगों को इस तरीके का अभ्यास कार्य देने से ऐसा कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप घर में भी नहीं बात कर सकते हैं, आसपास के लोगों से भी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी तो इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं ना। और यहाँ तक आप लोग देखिएगा कि कोई भी थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा है तो लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं, है ना। कहेंगे ना, बड़ा आया अंग्रेज बनकर मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है, हिंदी में बात कर, चल दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है मेरे से। तो ये चीज़ें यहाँ पर अभी नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर आप कर सकते हैं कि सीधे के सीखने का इच्छा होगा, लेकिन ये फिर एक एज में जाकर होगा कि आप अगर मेच्योर हो जाते हैं कि आपको क्लास वास से थोड़ा सा मान लीजिए बड़े हो गए हैं, 9th-10th में है स्कूल में, और आपके अंदर सीखने की इच्छा है, तो आप इसको निजी तौर पर सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए आजकल बहुत चीज़ है, आपके पास मोबाइल है जो कि सबसे बड़ा ऑप्शन है, जिसमें आपको हर चीज़ उपलब्ध है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। कि आप सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के तौर पर सीख सकते हैं, बहुत चीज़ है, कहीं जगह लिखा रहता है, बहुत कुछ ऐसा है। हमको तो कुछ कुछ नया चीज़ जैसे सीखने मिलता है, तो बाहर बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है ना, कार्य हो रहा है तो बोर्ड है जो इंग्लिश में और हिंदी में लिखा रहता है, तो आप आसानी से उस भाषा को सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप खुद क्या कहते हैं, जागरूक होना होगा और आप सीखने की इच्छा होगा तो सीख सकते हैं, तब जाकर आप क्या होगा उसका अभ्यास कार्य के तौर पर उसको सीख पाइएगा, क्यों आप उसको प्रैक्टिस करने का ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें भी बताया गया है कि आप शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को उस भाषा को सिखाने के लिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए दे। ये भी एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आप उसको लिखने दीजिए और उसको बोलने बोलिए, हो सकता है ना कि लिख लिख कर उसको उच्चारण करते करते उसको लिखे, और जब वो कक्षा में आता है तो उससे उसको उस चीज़ को पढ़वाया जाए, ताकि आपको पता चले कि बच्चे उस चीज़ को सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। नेक्स्ट लिखिए, व्यक्तिगत तौर पर सिखाने का सिद्धांत। लिखिए, यह बात सर्वमान्य है कि, हाँ बात, यह बात सर्वमान्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में सीखने का स्तर, प्रत्येक व्यक्ति में सीखने का स्तर अलग अलग होता है। अतः बालकों में यह भिन्नताओं के कारण, अतः बालकों में ये भिन्नताओं के कारण शिक्षक बालकों को व्यक्तिगत तौर पर सिखाने का कार्य करता है। शिक्षक बालकों को व्यक्तिगत तौर पर सिखाने का कार्य करता है, जिससे बालक भाषा की विविध विषय वस्तु जैसे लोकोक्ति, मुहावरे, विराम चिन्ह का प्रयोग, वर्तनी शुद्धता आदि का आसानी से
का नहीं, इसको को कीजिए तो आदि को आसानी से व्यक्तिगत त्रुटि को दूर करते हुए सीख सकते हैं, दूर करते हुए सीख सकते हैं। पूर्ण विराम। देखिए, इस सिद्धांत के माध्यम से यह बताया गया है कि पहले भी बताया गया और हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर व्यक्ति का या हर बालक का सीखने का स्तर अलग अलग होता है। कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई बहुत लेट से सीखता है। तो इस तौर पर अगर हम एक सामूहिक तौर पर कक्षा में एज ए शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं या फिर धीरे धीरे भी समझ जाते हैं, उन लोगों के लिए उतना मतलब परेशानी का विषय नहीं है। लेकिन वैसे बच्चे जो बहुत स्लो लर्नर है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे सीखते हैं, तो उनको सिखाने के लिए हमको क्या है, उनको व्यक्तिगत तौर पर बताना ज़रूरी है। व्यक्तिगत तौर पर बताना ज़रूरी है मतलब हम अगर सबसे पूछ रहे हैं और सबका जवाब दे रहे हैं कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, लेकिन यदि एक बालक हमको बोल रहा है कि सर या मैडम हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया है, तो क्या है, हमको उसको निजी तौर पर जाकर उसके विषय वस्तु को समझकर और उसको बताना होगा, उसको समझाना होगा, तब वो विषय को आसानी से सीख पाएगा। अगर 5 लोग बैठे हैं और 5 लोग में 3 लोग बहुत तेज पढ़ रहे हैं और सिर्फ उसी पर ध्यान दे रहे, 2 लोग जो ऐसा है जो आपका ध्यान मतलब आप वो बहुत अच्छे से नहीं सीख पाता है, नहीं समझ पाता, तो हमको क्या है कि वैसे बालकों को भी सिखाने के लिए अपना प्रयास करना होगा। तो उनको क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग को सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि हर किसी का स्तर सीखने का क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हम वैसे बालक जो कि धीरे धीरे सीख पाते हैं, उन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर सिखाना अनिवार्य है। इसमें क्या बताया गया कि भाषा की विविध विषय वस्तु जैसे लोकोक्ति, मुहावरे, विराम चिन्ह का प्रयोग, वर्तनी शुद्धता आदि का आसानी से व्यक्तिगत त्रुटि को दूर करते हुए सीख सकते हैं। अगर ये मतलब ये व्याकरण के कुछ ऐसे विषय वस्तु हैं जो कि व्यक्तिगत तौर पर आसानी से सिखाया जा सकता है बच्चों को, क्योंकि क्या है ये इंटरेस्टिंग होता है। मुहावरे देखिएगा लोग जल्दी सीखना पसंद करते हैं, लोकोक्तियाँ क्यों, क्योंकि ये सुनने में इंटरेस्टिंग रहता है, तब उसको अंदर जानने सीखने की इच्छा होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्वाभाविकता का सिद्धांत। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालक स्वाभाविक रूप से सीखता है। बालक स्वाभाविक रूप से सीखता है। उसे सिखाने में शिक्षक मदद अवश्य करता है। उसे सिखाने में शिक्षक मदद अवश्य करता है। जैसे घर में बालक पहले रोटी को लोती या पानी को मम कहता है, परंतु धीरे धीरे परिवार के बीच स्वाभाविक रूप से वह शुद्ध शब्द बोलना सीख जाता है। शुद्ध शब्द बोलना सीख जाता है।
विद्यालय में शिक्षक द्वारा बालकों को स्वाभाविक रूप से हाँ, विद्यालय में शिक्षक द्वारा बालकों को स्वाभाविक रूप से सीखने का अवसर देना चाहिए। बालक की मातृभाषा में सबसे पहले वह वाक्यों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है, फिर शब्दों को जानता है। उसी तरह जब बालक प्रारंभ में विद्यालय आता है तो उसे भाषा के वाक्यों को सिखाया जाना चाहिए। सिखाया जाना चाहिए। फिर शब्द व अंत में वर्ण आदि यही क्रम सिखाने के लिए उपयोगी है। देखिए, स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविक क्या मतलब होता है? नेचुरल। ठीक है, कोई भी चीज़ नेचुरल मतलब आप स्वयं उसको सीख जाते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि छोटे बच्चे जो सबसे पहले होते हैं, आप देखिएगा क्या उनका जो भी बात होता है वो शुद्ध नहीं होता है। बच्चे क्या स्टार्टिंग में शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं? नहीं। जैसे बताया गया कि रोटी को वो क्या बोल रहा है? लोती बोल रहा है। पानी को मम बोलता है। लेकिन आप क्या बच्चों को उसको सुधारने जाते हैं? बोलते हैं कि बेटा लोती मत बोलो, रोटी बोलो। क्यों? उस वक्त बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि वो जस्ट बोलना ही सीखा है। लेकिन जब वो परिवार के बीच में रह रहा है तो क्या है, परिवार वालों को बात करते हुए सीख रहा है, देख रहा है, तो क्या होता है, वो चीज़ ऑटोमेटिक उसका सुधर जाता है। ठीक है, सुधर जाता है। यही क्रम है क्या कि बच्चे पहले बोलना सीख जाते हैं, उसके बाद वो सीख रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो और विद्यालय में जैसे ही बच्चा जा रहा है तो क्या बताया गया कि सबसे पहले उसको भाषा का, वाक्य का ज्ञान कराना, कि बच्चे वाक्य पहले सीख रहे हैं, उसके बाद शब्द सीख रहे हैं, उसके बाद वर्ण सीख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को क्या लिखवाना प्रारंभ कर दे कि लिखो स्वाभाविक का सिद्धांत या लिखो अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मेरा मतलब लिखने से है, सिद्धांत से मतलब नहीं, मेरा तात्पर्य लिखने से। बताया गया है बताने के लिए कि आप वाक्य बोलो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? बताने के तौर पर है कि पहले बच्चा वाक्य सीख रहा है, उसके बाद शब्दों को सीख रहा, तब वर्ण सीख रहा। सीखता है वो क्या है, यही सिखा रहे हो ना बच्चों को। प्रारंभ में सीखा ये ना, लेकिन बोलने तो बच्चा को पहले से आ रहा है ना, बोलने पहले से आ रहा है। बाद में वो ये सीखा, उसको पता चला क्या, आ सीखा, लेकिन उसको नहीं पता कि ये क्या है, वर्ण है।
वर्ण कब पता चला? जब विद्यालय में भाषा सीखा, ऊंची क्लास में गया, व्याकरण पे आया, तब पता चला क्या कि ये वर्ण है। और ये जब वर्णों के जोड़ने से क्या बन रहा है? शब्द जब बन रहा है, और शब्दों के जोड़ने से वाक्य बन रहा है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हम सिखा उसको आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को बोलना पहले आता है, तब हम बच्चों को बता पाते हैं कि इसमें से ये शब्द है, और उसके बाद हम बता रहे हैं कि ये वर्ण है। यानी समझाने के तौर पर, बताने के तौर पर वो पहले उसको बोलने आ रहा है, उसके बाद हम बताते हैं कि इसमें वर्ण क्या है, शब्द क्या है, अक्षर क्या है। ठीक है। लेकिन लिखाने के तौर पर हम उसको शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हम वर्ण सिखा रहे हैं या फिर शब्द सिखा रहे हैं। शुरुआत तो ऐसे होता है ना, आ सिखा रहे हैं, क की सिखा रहे हैं, फिर कल सिखा रहे हैं, मल सिखा रहे हैं, तब उसके बाद उसको आकार का ज्ञान सिखा रहे हैं, इकार का ज्ञान सिखा रहे हैं, वो सब सिखा रहे हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये अनुस्वार है, ये आकार है, ये इकार है, बड़ी छोटी, ये सब उसको नहीं पता कि वो क्या है। समझे? तो वो स्वाभाविक तौर पर उसी आधार पर सीखेगा कि वो पहले बच्चे बोलने सीख जाते हैं। बात तो कर ही रहा है ना बच्चा, पापा आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, मम्मी मेरे को ये टिफिन दो, वो बात कर रहा है, यानी वाक्यों को सीख चुका है। लेकिन क्या अक्षर है, क्या शब्द है, वो इस चीज़ को नहीं सीखा है। ठीक है। तो ये आसानी से स्वाभाविक तौर पर सीखता है जब वो क्लास में जाता है, स्कूल में जाता है, और उसको व्याकरण के तौर पर ये सब चीज़ बताया जाता है, तब वो इस चीज़ों को सीख रहा है। नेक्स्ट लिखिए। उत्प्रेरणा या रुचि का सिद्धांत। लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित या उत्प्रेरित किया जाता है। उत्प्रेरित या अभिप्रेरित किया जाता है। यदि बालक को सामान्य रूप से कोई कार्य करने को कहें, सामान्य रूप से कोई कार्य करने को कहें, तो वह करने में रुचि नहीं लेता है। तो वह करने में रुचि नहीं लेता है। परंतु जब उसे उत्प्रेरित किया जाता है, तो वह कार्य रुचि के साथ करने लगता है। तब वह रुचि के साथ करने लगता है। हाँ, जब उसे उत्प्रेरित किया जाता है तो वह कार्य रुचि के साथ करने लगता है। चलिए, ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है किस सिद्धांत से? मोटिवेशन वाला था ना? हाँ, अभिप्रेरणा, ये उसी प्रकार से है। ठीक है। उत्प्रेरणा या अभिप्रेरित करके। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि आप बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए या फिर कुछ भी कार्य कराने के लिए आप बच्चों को इस तरीके से बोलिए या फिर इस तरीके से रुचिकर बनाइए कि बच्चा वो कार्य आसानी से करने लगे। जैसे बताया गया है कि आप, इसमें ये भी बोला गया है कि अगर आप उसको सामान्य तौर पर करेंगे या कार्य करके आओ तो बच्चा उसको करने में उतना रुचि नहीं लेगा।
लेकिन यदि आप उसको बोलते हैं कि यह कार्य करके आओ, तुम्हें यह उपहार मिलेगा या गिफ्ट मिलेगा या फिर तुम्हें क्लास में सबके सामने पुरस्कृत किया जाएगा, तो बच्चा वो कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित होगा और उसको रुचि के तौर पर करेगा। अब हम मान लीजिए कि ग्राउंड में एक्टिविटी करवा रहे हैं और बच्चों को बोलते हैं कि चलो सबको कचरा फेंकना है, आज सफाई करना है ग्राउंड का, तो बच्चे उसको करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर हम उसको रुचिकर तरीके से ये बोले कि कौन कितना कचरा फेंक सकता है, देखते हैं तुम में कितनी ताकत है, तो ये क्या होता है, बच्चों के अंदर ये भावना आ जाती है कि भाई कंपटीशन हो रहा, हम ऐसे कैसे पीछे हो सकते हैं, हम कम नहीं है, हम सबसे आगे। तो क्या है कि बच्चे उस कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित या अभिप्रेरित होते हैं और उस कार्य को करते हैं। तो शिक्षकों का यह कार्य होना चाहिए कि बच्चे को प्रेरित करे, उत्प्रेरित करे अपने शब्दों के आधार पर, वाक्यों के आधार पर, या कुछ इस तरीके से कि बच्चों को वह कार्य क्या लगे, उसको फोर्सफुली ना लगे, वो रुचिकर लगे और स्वयं उसको करने की इच्छा जगे। लास्ट लिखिएगा उपयुक्त क्रम का सिद्धांत। उपयुक्त क्रम के सिद्धांत अनुसार या फिर इस सिद्धांत के अनुसार बालक को भाषा की अर्थग्राह्यता कराते हैं, तब बालक भाव प्रकाशन या अभिव्यक्ति करता है। भाव प्रकाशन या अभिव्यक्ति करता है। यदि हम भाषा सिखाने के उपयुक्त क्रम का ध्यान रखकर अध्यापन कराते हैं तो बालक की पकड़ शीघ्र ही भाषा के ऊपर हो जाती है। बालक की पकड़ शीघ्र ही भाषा के ऊपर हो जाती है। हो गया, पूर्ण विराम दीजिएगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं, यानी भाषा का अर्थ सिखाते हैं। तो बच्चे अगर भाषा को जानते हैं तब क्या करता है, वो भाव प्रकाशन मतलब अपनी भावना को उस भाषा के द्वारा आपके सामने पेश कर रहा है या भाषा की अभिव्यक्ति करता है। तो इसके आधार पर यह बताया गया है कि यदि हम बालकों में सबसे पहले क्या करें, उपयुक्त क्रम से सिखाएं, तो क्या होगा, बालक उस भाषा को आसानी से सीख पाएगा। यदि आपका सिखाने का माध्यम या सिखाने का तरीका इधर उधर है, यानी सीरियल वाइज उसको ना सिखाकर आप इधर से सिखा रहे हैं फिर उधर से सिखा रहे हैं, तो बच्चे जो हो वो भाषा सीखने में सीखेंगे तो सही, लेकिन देर से सीखेंगे। कोई भी चीज़ सिखाने का एक तरीका होता है ना, पहले अक्षरों का ज्ञान होगा, बोलना तो सीख गया, लेकिन विद्यालय में अगर आप किसी को भाषा सिखा रहे हैं तो भाषा के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है,
अक्षर जरूरी है, वर्ण जरूरी है, शब्द जरूरी है, वाक्य है, तब आप शुद्ध लिख पा रहे हैं, वर्तनी है, बोल पा रहे हैं, फिर आप अलंकार पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं, मुहावरा पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, आपका बेसिक है। सबसे शुरुआत में आप क्या सिखाते हैं कि लिखा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, अध्ययन कैसा किया जाता है। हम वही चीज़ नहीं सिखा रहे हैं और पहले संधि सिखा रहे हैं, तो क्या बच्चे संधि सीख पाएंगे? नहीं। और हमको शब्दों का ज्ञान नहीं पता, बच्चा बोल तो ले रहा है लेकिन हम लिख नहीं पा रहा है। अब उस दिन जो उदाहरण दिए कि बच्चों को कविता स्कूल में रटा दिया जाता है लेकिन उसको अक्षरों का ज्ञान नहीं पता है। क्यों? स्टार्टिंग में बच्चों को सिखाने का यही तरीका होता है। आप उस वक्त स्टार्टिंग में बच्चा गया नर्सरी क्लास में और आप उसको बोल रहे हैं बेटा क ख ग घ कहाँ है, वो नहीं सीखेगा। उसको कविता सिखाइए, वो रट लिया, लेकिन उस वक्त बोलो बेटा उंगली रख के पढ़ो तो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं पता। लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग को क्या, उसको कविता बताया गया। आज सब जानता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और जो कविताएं होती है जो भी है बच्चों के लिए, तो जान रहा है बच्चे। क्यों? अब घर से भी तो सिखा रहे हैं उसको ना, सिखा रहे हैं ना बच्चों को। घर में रह के भी माता पिता सिखाते हैं कि बेटा ये पढ़ो, वैसे पढ़ो, आई कहाँ है, नोज कहाँ है, बता रहा है ऐसे ऐसे। लेकिन आई कैसे लिखा जाता है, किस शब्द से होता है, उसको पढ़ रहा है क्या? नहीं पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो विद्यालय जाने के बाद ही उसको, जब वो भाषा सीखेगा तब वो सीखेगा कि क्या अक्षर होता है और कैसा होता है। तो कोई भी चीज़ सिखाने का एक सीरियल वाइज तरीका होता है कि आप उसको सीरियली सिखा रहे हैं, कि पहले आप उसको वर्ण सिखाए हैं, वर्तनी सिखा रहे हैं, तब उसके बाद आकार इकार सिखाते हैं, मात्राएं सिखाते हैं, अनुसार सिखाते हैं, चिन्हों का प्रयोग सिखा रहे हैं, तब जाके आप अदर चीज़ें जो हो गए उस पे आते हैं। तो उस आधार पर सीखेगा बच्चा आसानी से। अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं सीख पाएगा। अब बच्चों को हम मैथ बनाने गुना भाग पहले ही दे देंगे और उसको 1 2 ही नहीं आता है, जोड़ घटाव ही नहीं आता है, तो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो मैथ सिखाने के लिए भी तो ज़रूरी है ना कि पहले उसको 1 2 आता हो, उसको पहाड़ा आता हो, गिनती आता हो, तब जाके वो आगे की चीज़ों को सीख पाएगा। समझे? तो ये है सीरियल वाइज सिखाने का तरीका, जो है आपको लिखा गया उपयुक्त क्रम में सिखाने का तरीका। बच्चों को ड्राइंग भी सिखाते हैं तो क्या सबसे पहले उसको बनाते हैं, बोलते हैं क्या कि तुम फूल बना के दिखाओ, फल बना के दिखाओ? नहीं, उसको तो पहले आप बनाने सिखाइएगा सर्कल, आप उसको बनाने सिखाइएगा त्रिभुज, उसको बनाने सिखाइएगा ये स्क्वायर। पहले वो इस सिंपल सिंपल ड्राइंग को करेगा तब जाके ना उसको सिखाएगा। यहाँ तक कि बच्चों को अक्षरों को लिखाने के लिए भी क्या है, पहले ऐसे ऐसे डॉट बना रहता है ना, ताकि वो उसके ऊपर चिन्हित करे और उसको लिख सके। अब डायरेक्टली उसको बोलिएगा बच्चा को कि वो करेगा क्या? लिख पाएगा? जितना भी आप उसको लिख के दिखा दीजिए, इवन हाथ पकड़ के भी लिखा दीजिए, वो नहीं लिखेगा। हम लोग को तो हाथ पकड़ के सिखाया जाता था ना कि लो ऐसे लिखो, लेकिन फिर भी कॉपी में ये चीज़ क्या है, किया हुआ है, ताकि आप धीरे धीरे फिर क्या करते हैं, आप बच्चों को ऐसे लाइन करके दे देते हैं तो वो उसको सीखता है, कुछ ऐसे लाइन करके दे देते हैं तब वो ऐसे सीखता है। सिखाने का अलग अलग तरीका होता है। तो यही बात है कि सिंपल चीज़ों को पहले सिखाया जाता है, उनके बेसिक को सिखाया जाता है, तब जाके आप अदर चीज़ों पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग का ये भी क्लोज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, भाषा का कुछ सिद्धांत वगैरह है, समझे? भाषा का क्या है अगला टॉपिक हमारा? भाषा के कार्य एवं इनके विषय में विकास में बोलने की एवं सुनने की भूमिका। अगला चैप्टर हमारा ये वाला होगा। ठीक है, 2 चैप्टर इसका हम लोग का ख़त्म हो गया है।